दोस्तों नमस्कार। सच तो यही है कि 10 बरस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जैसे चाहे वैसे बीजेपी को चलाया है। न सिर्फ दिल्ली की सत्ता में कैबिनेट मिनिस्टर्स हाशिए पर चले गए, बल्कि राज्य दर राज्य जो भी राजनीति बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं ने सींची और बड़ी की और अपना कद बढ़ाया, उन तमाम कद्दावर नेताओं को जमीन एक झटके में दिल्ली की सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री मोदी और उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष बने अमित शाह ने चटा दी। और इन 10 वर्षों में शायद कोई भी राज्य आपके जहन में आएगा नहीं जहां पर बीजेपी के उन नेताओं की कोई भी पूछ या पकड़ बची हो, जिसके आश्रय उन्होंने अपने राज्य में अपनी पॉलिटिकल पार्टी के विस्तार को आगे बढ़ाया, अपनी राजनीति में कद बढ़ाया और बीजेपी को एक सम्मानजनक परिस्थिति में लाकर राज्य दर राज्य खड़ा भी किया। इतना ही नहीं, जो मुख्यमंत्री बन गए उन मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त को भी टटोल लीजिएगा तो आज की तारीख में 2014 से पहले जो भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे कोई नहीं है, लेकिन उम्र तो पूरी होनी थी। तो 10 बरस के बाद जब 2024 के चुनाव के परिणाम में प्रधानमंत्री मोदी का नारा 400 पार का नारा इतना कमजोर साबित हो गया, तो उनके अपने कार्यकर्ताओं को लगने लग गया कि दरअसल यह नारे की राजनीति है, यह उस ताकत की राजनीति है जिस ताकत के आश्रय इस देश में प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठकर इस देश के संस्थानों को अपने अनुकूल चला सकते हैं। सवाल यहां विपक्ष का नहीं है, आज तो बात सिर्फ बीजेपी की है, क्योंकि बीते 10 बरस में आपने कभी किसी राज्य में सुना नहीं होगा कि टिकटों को लेकर इतना आक्रोश और बगावत की परिस्थिति राज्यों में उभरने लग जाए, जहां पर नेता खुले तौर पर कहने लगे कि हमने जिस रूप में श्रम किया, हमने जिस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया, उस पूरी प्रक्रिया के भीतर अब दिल्ली ये चाहती है कि वो अपने अनुसार राज्य में बीजेपी के उन उम्मीदवारों को टिकट दे दे जो बीजेपी से भी जिनका जुड़ाव नहीं था। यानी इस देश के भीतर में जब राज्य दर राज्य बीजेपी का ऑपरेशन लोटस चलता था और एक दो नहीं आधे दर्जन राज्यों में यह ऑपरेशन लोटस चला है, वो कर्नाटक में भी चला, वो उत्तराखंड में भी चला, वो तेलंगाना में भी चला है, वो मध्य प्रदेश में चला, वो राजस्थान में चलाया गया। और इसी परिस्थिति की कड़ी में महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति तो एक लिहाज से राजनीतिक दलों को बांटकर सत्ता के तौर पर खड़ी कर दी गई। और इतना ही नहीं, जो भी कद्दावर नेता था दिल्ली को वो पसंद नहीं था। इसीलिए याद कीजिए, हरियाणा में जब मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने आया तब एक ही सवाल था कि उनकी राजनीतिक जमीन कहां पर है, क्या उनकी अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो खड़े हों और जीत जाएं। एक झटके में अतीत की कहानियां सामने आने लगी। जब मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संघ के साथ जुड़े थे, बीजेपी को देखा करते थे संगठन के तौर पर, तब कैसे एक साथ कहां कहां रहे हैं। यह परिस्थिति हर राज्य के भीतर आई। ये झारखंड के मुख्यमंत्री बनाने के वक्त भी उभरी जरूर थी। और देखिए परिस्थितियां कैसे पलटती हैं। मौजूदा वक्त में हर कोई जब जान चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, तब क्या होगा। अमित शाह की चुनावी बिसात के आश्रय जीत नहीं मिलेगी, तब क्या होगा। और बीजेपी और संघ से जुड़े हुए वह नेता विरोध और बगावत के सुर के साथ सामने आकर खड़े हो गए। जब यह लगने लगा कि दिल्ली दरअसल जो भी बिसात बिछाती है उसके पीछे एक ही सोच होती है, हम जब ये कह रहे हैं तो आप मान लीजिए, क्योंकि आप चुनाव जीत जाएंगे। तो आइए आज एक एक पन्नों को खोल लीजिए, क्योंकि यह आवाज कुछ दिनों पहले आपको जम्मू कश्मीर में भी सुनाई दी होगी। जब वहां पर टिकटों का ऐलान हुआ तो टिकटों को फिर वापस लेना पड़ा, छिटपुट बदलाव किया गया, लेकिन जो आक्रोश जिस तर्ज पर जम्मू कश्मीर में उभरा, वो कई कदम आगे आज हरियाणा में खुले तौर पर नजर आने लगा। इन शोर शराबे के बीच आपको नहीं लिए चलते हैं, पहले तो इसी बात का जिक्र हो जाए कि बीजेपी कितनी अलग पार्टी है। 67 सीटों के टिकटों का ऐलान किया गया।
उसमें से बीजेपी ने खुद कहा कि हमने 38 नए लोगों को टिकट दिया है, 26 को रिपीट किया है और 3 जो हैं उनको रिपीट किया गया है लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दी गई है। बात यह नहीं है, बात यह है कि वो कितने लोग हैं जो परिवारवाद के तहत टिकट पा गए, वह कितने लोग हैं जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को कल छोड़कर आए और आज उन्हें टिकट मिल गया और बीजेपी का कार्यकर्ता नेता देखता रह गया और उसके बाद यह शोर मच गया कि दरअसल यह तो चुनाव जीतने के लिए ही अगर यह बिसात है तो आने वाले वक्त में उस बीजेपी का होगा क्या जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के बल पर है और एक बार फिर सदस्यता अभियान इस देश में बीजेपी का चल पड़ा है। तो वैसे में बीजेपी के साथ जुड़े कौन अगर उसकी पहुंच और पकड़ चुनाव जिताने वाली अपनी पार्टी के भरोसे नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे हुए मोदी, शाह और नड्डा की पूरी राजनीतिक बिसात के आश्रय चल रही हो कि हां ये चुनाव जीतेंगे, इनको भरोसे नहीं रहा जा सकता है, इनको टिकट ना दिया जाए, इनके भरोसे जीतेंगे तो इनको दे दिया जाए, चाहे ये कहीं से भी आए हो। हमारी टीम ने पूरी लिस्ट निकाली और परखना शुरू किया कि दरअसल ये खेल हुआ क्या है। हरियाणा के भीतर परिवारवाद जमकर चला। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया गया, राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट दिया गया, करतार भड़ाना के पुत्र मनमोहन भड़ाना को टिकट दिया गया, सतपाल सांगवान के पुत्र सुनील सांगवान को टिकट दिया गया, पूर्व एमएलए हरीश चंद मिढ़ा के बेटे केएल मिढ़ा को टिकट दिया गया, पूर्व मंत्री महावीर यादव के बेटे राव नरवी उनको भी टिकट दिया गया और यह राजनीति यहीं निकली नहीं। बड़ा सवाल तो यह था कल जो छोड़कर आ रहे थे आज उनको और उनके परिवार वालों को टिकट बांटने का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस से निखिल मदान आए, भव्य बिश्नोई आए, श्रुति चौधरी आई, सबको टिकट। जेजेपी से देवेंद्र बबली आए, राम कुमार गौतम आए, संजय काबलाना आए, पवन कुमार आए, अनूप धानक आए, सबको टिकट दे दिया। इनेलो से श्याम सिंह राणा आए, उनको टिकट दे दिया। एचजेपी शक्ति रानी शर्मा आई, उनको टिकट दे दिया। तो बगावत के सुर जब फैलने लगे और यह सवाल उठने लगा कि आखिर इन टिकटों को आप दे रहे हैं कि वो चुनाव जिता देंगे, तो फिर बीजेपी के होने का मतलब क्या है। और बीजेपी को जब आप ही अगुवाई कर रहे थे तो आप ही इस परिस्थिति में लेकर बीजेपी को खड़े हो गए जहां पर अब यह लगने लगा कि बीजेपी नहीं जीत सकती है बल्कि उम्मीदवार जीत सकता है और उम्मीदवार वह जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उम्मीदवार वह जो परिवारवाद के आश्रय राजनीति को साधने निकला हो। ये कौन सी राजनीति है और यह सवाल हरियाणा में बड़ा होते चला गया और 16 जिलों के भीतर का जो शोर है वो इस तर्ज पर है कि 2 मंत्रियों ने दे दिया इस्तीफा। अपने अपने तर्ज पे जिन लोगों की फहरिस्त सामने आई उसमें भाजपा किसान मोर्चा से जुड़े हुए फतेहाबाद के नेता उन्होंने दे दिया, पानीपत से जो महिला मोर्चा थी भाजपा के उनका इस्तीफा आ गया, कुरुक्षेत्र से इस्तीफा सामने आया, महम से ब्लॉक समिति के चेयरमैन तक बात पहुंच गई और इस्तीफा आ गया। एक लंबी फहरिस्त है। उस लंबी फहरिस्त के साथ हम आपके साथ चलना शुरू करें उसके पहले जो इस्तीफा दे रहे हैं वो कहते क्या हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली पार्टी थी आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। ये बताइए कि कल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की व्यवस्था जो है ना छीन बीन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, तो उसको लेकर के मैं 5 साल तक जैसे मैंने पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी भी इस चुनाव के निमित्त हमने टोलियां बनाई हुई थी, सामाजिक टोलियां, 150 हमारी टोलियां चली हुई। आज उन्होंने अपनी गाड़ियां भी ज्यादातर लोगों ने वापस कर दी हैं, वो भी अपने सब घर पे बैठ गए। फैसला लग गया जी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, जनता का फैसला था, इनका फैसला मान दिया। मेरे ही हल्के के सब मालिक ये है। वर्कर्स का फैसला या आपका फैसला? वर्कर का फैसला। तो आप भाजपा के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही थी सुबह से? ऑफर्स नहीं, मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद से फैसला मेरा हो गया कि मंत्री पद भी है आपके पास? हाँ है, इस्तीफा दे दिया। अब दोगे? आज सुबह इस्तीफा दे दिया। ये धर्म युद्ध नहीं है, ये चुनाव का युद्ध है
और चुनाव में नेता की जरूरत और उसकी पहुंच और पकड़ अपने क्षेत्र में अपनी मजबूती को दिखाने के साथ ही बनती है। तो बरसों बरस की जो राजनीति साध रहे होंगे, उन्हें अब यह लगने लग गया कि दिल्ली कमजोर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे चुनाव की जीत मिलना असंभव है। अमित शाह जिस बिसात को बिछा रहे हैं, उस बिसात पर चुनावी जीत हो नहीं सकती है। और जेपी नड्डा जिस बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, जिसकी उम्र पहले ही पूरी हो गई थी, लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया, वह भी उन्हीं के साथ खड़े हैं। यानी वह कार्यकर्ता, वो नेता, वो मंत्री, वो मुख्यमंत्री, सब जो बीजेपी की कतार में थे, सबके सामने मुश्किल है। और इस महाभारत के भीतर संयोग देखिए, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुने गए थे। नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल, उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हिसार से अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। और ये प्रतीकात्मक तौर पर अभी तक ये माना जाता रहा कि जब बीजेपी से कोई रूठता है तो संघ उसे मनाने आ जाता है। लेकिन हरियाणा के भीतर का नया सच उभर कर आया कि अगर बीजेपी के नेता की टिकट कट रही है तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, क्योंकि वो कह रहा है कि आपने हमारी टिकट काटकर जिसको टिकट दिया, मैं उसे हरा सकता हूं। और उस हराने वाले व्यक्तियों की कतार में जो लोग खड़े हैं, उसमें संयोग ऐसा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से आए हुए नेताओं की भी लिस्ट है जिनको टिकट दिया गया, और कुछ आरएसएस का प्रभाव है कि कुछ आरएसएस के लोगों को भी टिकट दिया गया। यानी जमीन पर बीजेपी वर्सेस आरएसएस, यह भी नजर हरियाणा के भीतर आने लग गया है। अगर बीजेपी का नेता का टिकट कटा तो उसने बोला निर्दलीय लड़ूंगा, अगर आरएसएस वाले ने टिकट मांगी और उसको टिकट नहीं मिला तो उसने बोला निर्दलीय लड़ूंगा। यानी बीजेपी के खिलाफ आरएसएस, आरएसएस के खिलाफ बीजेपी, और उसके अलावे बीजेपी की टिकट पाए हुए दिल्ली के हिसाब से पूरी बिसात। इस घमासान के भीतर बुलाना से राजवीर बड़ाला का टिकट कटा, कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए। रंजीत चौटाला उनका कहना था कि उनको जो टिकट दिया जा रहा है डबवाली से, वह वहां से नहीं लड़ेंगे, वह तो रानिया से ही चुनाव लड़ेंगे। तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा थमा दिया। जिनकी आवाज आपने सुनी, रानिया के जो विधायक थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। गंगवा के जो डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा थे, उनका टिकट कटा, उनको बरवाला से टिकट का जिक्र होने लगा। गांव नलका उनका जो अपना पड़ता है, वो गांव उस गंगवा में पड़ता है, उनका अपना गांव, जहां से उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। और टिकट दे दिया गया रणधीर परिहार को। परिहार कौन है? ये कुलदीप बिश्नोई के खास हैं। कुलदीप बिश्नोई की क्या है स्थिति? वह अमित शाह के गुट के हैं। दूसरा गुट कौन सा है? खट्टर का गुट है। खट्टर कहां पर है? वह प्रधानमंत्री मोदी के खुद को करीब पूरे हरियाणा में बताते हैं और लोग जानते हैं। यानी ध्यान दीजिए, राजनीतिक तौर पर समीकरण निकलते निकलते दिल्ली का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। तो क्या एक तरफ अमित शाह की पूरी राजनीतिक सियासत है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना प्रभाव है, और टिकटों के वितरण में जो नेता स्थानीय तौर पर इन दोनों के साथ अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, अब उनके सामने मुश्किल है कि ये दोनों भी राजनीतिक तौर पर एक मंच पे नजर नहीं आ रहे हैं। और इसको लेकर जो बिसात दिल्ली में 3 बैठकों में हुई, जो बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठकें हुई और लगातार मंथन चलते रह गया, और आखिर में निर्णय यही लिया गया, टिकट उसको दीजिए जो जीत सकता है, टिकट उसके हवाले मत कीजिए जो हारने की परिस्थिति है। और इस प्रक्रिया के भीतर में खट्टर लॉबी का रणवीर गंगवार हो और दूसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई का रणधीर परिहार हो, वह भी आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। कर्णदेव कंबोज, जिसको आपने सुना, ओबीसी मोर्चा के चीफ है, एक्स एमएलए हैं, जो कि इंद्री से जीते थे 2014 में, इस बार उन्होंने छोड़ दिया। तो यानी परिवारवाद है, दल बदल है, और इस प्रक्रिया के भीतर में अलग अलग जगहों पर, चाहे वह सोनीपत का इलाका हो या रतिया का इलाका हो या समाल रक का इलाका हो, बनेसर का इलाका हो, गुड़गांव का इलाका हो, कहीं का भी इलाका हो, तमाम जगहों पर पूरी लिस्ट जो निकल कर आई। सोनीपत में पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संजय ठेकेदार, कविता जैन का टिकट कटा, तमाम पदाधिकारियों ने यहां पर भी इस्तीफा दे दिया। रतिया में भी ऐसा ही हुआ, एमएलए लक्ष्मण नापा, इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। थानेसर में डीडी शर्मा, गुड़गांव में नवीन गोयल बगावत पे आ गए। अमित अहलावत, ये डीगल के हैं, इन्होंने भी कर दिया। शशिकांत कौशिक
समलखा में इन्होंने भी छोड़ दिया। दीपक हुड्डा को टिकट मिला तो रोहतक की पूरी कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सफीदों में भाजपा में बगावत की स्थिति आ गई। रणजीत चौटाला, लक्ष्मण नापा, शमशेर गिल जो उकलाना के हैं, इन सारी परिस्थितियों के भीतर में यहां तक स्थिति आ गई कि बबीता फोगाट भी नाराज हो गई कि वह तो चरखी दादरी से टिकट चाहती थी। वहां पूर्व मंत्री के बेटे सतपाल संगवान का बेटा जो सुनील संगवान है, उनको टिकट क्यों दिया गया। योगेश्वर दत्त गुस्से में आ गए, वो गोहाना से टिकट चाहते थे। वहां पर अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया गया और स्थिति इतनी नाजुक हो गई, आंखों में आंसू, राम कथा जुबां पर है और अपनी आप को आदर्श और तमाम परिस्थितियों के बीच बताते हुए लोग रो पड़े हैं। भाई, मैं जो रोडवानी करके भी आ रहा मत जाइयो, वो सबसे आदमी अपनी तरह और हमने भीख मांगो कभी प्रसाद कर एतवार के जाजू वाले मंदिर पे जो भगवान राम को हमने वो करे हो तबे वो आनो है और एक आदमी कम से कम 20 आदमी लाने हैं और हमें टिकट तो तुम्हारी करनी है, मेरी नौकरी। दीपक तुम्हारा बुझो और मेरा बुझो। एतवार के आ जाओ 10 बजे, जैसे कहोगे ऐसे करूंगा और आज ही मैं तुम्हारे चंदन में रहूंगा। काम जैसे अब करें या मैं तुमने करूंगा। दरअसल इन आंसुओं के पीछे की कहानी तो यही है। बीते 10 वर्षों में जिस तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, चाहे वो अध्यक्ष रहे हों या अभी गृह मंत्री हों, राजनीतिक तौर पर बीजेपी को जिस रूप में जिस तरीके का पाठ पढ़ाया गया, वो अनुशासन के दायरे में था। वह जीत की गारंटी के साथ खड़ा था। वो प्रधानमंत्री चेहरे के चकाचौंध के सामने फीका पड़ जाता था और चाणक्य कहे जाने वाले खुद अमित शाह की अपनी राजनीतिक बिसात सबके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव डालती चली जाती थी, जहां पर यह लगता था कि दरअसल यह जोड़ी अगर सलामत रहे तो बरसों बरस तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। लेकिन एक झटके में सबको समझ में आ गया कि दरअसल नारे देकर, संस्थानों पर कब्जा करके, इस देश में विपक्ष पर दबाव बनाकर और पॉलिटिकल पूंजी जो कॉरपोरेट के आश्रय आएगी, उस ताकत के आश्रय और इस देश में संवैधानिक संस्थान और ताकत का इस्तेमाल अपने अनुकूल करके बीजेपी को लगातार आगे तो बढ़ाया गया, लेकिन बीजेपी का विस्तार हुआ नहीं। यहां तक कि सेकंड लाइन भी खत्म हो गई। यानी हरियाणा के भीतर या जम्मू कश्मीर के भीतर भी कौन आवाज उठाए जिस आवाज को दिल्ली सुन पाए, यह गायब हो गया। जो कैबिनेट मिनिस्टर इन राज्यों से बनकर आए, उन कैबिनेट मिनिस्टर की भी कोई पूछ दिल्ली की सत्ता के भीतर रही नहीं। वह बीजेपी हेडक्वार्टर में जाकर भी किसके सामने रोए। जेपी नड्डा के दरबार में सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं? वही लोग हैं जो कि इस देश में बीजेपी को चला रहे हैं। जो बीजेपी को चला रहे हैं वही देश चला रहे हैं। देश चलाने को लेकर जनता के भीतर आक्रोश आ गया और अब वही बीजेपी को चला रहे हैं, तो बीजेपी तो वो है नहीं, तो बीजेपी अपने आप को अलग कैसे करे, यह सवाल हर जगह से धीरे धीरे निकल रहा। और जरा कल्पना कीजिए, यह परिस्थिति कल को महाराष्ट्र और झारखंड तक जब जाएगी तो वो कौन सी स्थिति नई बन जाएगी, जहां पर यह गारंटी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आश्रय चुनावी जीत नहीं मिलेगी, उनके गवर्नेंस के आश्रय चुनावी जीत नहीं मिलेगी, उनके भाषणों के आश्रय चुनावी जीत नहीं मिलेगी। आपको अपने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक ताकत, अपने राजनीतिक संबंध वोटरों के साथ सरोकार बनाने होंगे। और बीते 10 बरस से इस काम पे ब्रेक लग गया और शायद इसीलिए पहली बार जो कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरी राजनीति इस देश में बीजेपी की चलती रह गई, उस कश्मीरी पंडितों के भीतर से भी आवाज इस बार चुनाव के वक्त खुलकर आ गई कि आप किसे टिकट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये आप कैसे तय कर सकते हैं। और उस आक्रोश को जिस रूप में रखा गया, हमें लगता है आज उसकी एक झलक आपको देखनी चाहिए, सुननी चाहिए।
साल से जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में। ठीक है, आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हमारे पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप होता है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कश्मीर दरअसल सिर्फ आपको इस बात का एहसास कराने के लिए था कि इस देश भर के भीतर छोटी से छोटी जगह और बड़ी से बड़ी जगह, छोटी से छोटी सीट और बड़े से बड़े कद्दावर नेता के इर्द गिर्द बीजेपी के भीतर का आक्रोश अब चुनाव के वक्त सतह पर आ गया है और उसकी कोई काट दिल्ली में चलाने वाले बीजेपी नेताओं के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता की जो जमीन अलग अलग तरीके से बनाई, उसमें बीजेपी फिट बैठती है या नहीं बैठती है, यह भी एक सवाल है। या बीजेपी के जो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं या फिर जो मेहनत मशक्कत करते रहे हैं, उनको कौन सा स्थान है जब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर आने वालों को ही टिकट देना है। और यहां पर परिवारवाद भी मायने रखेगा, सब कुछ वो मायने रखेगा जिसके खिलाफ 10 बरस तक लगातार राजनीतिक शोर मचाया गया। इसीलिए हरियाणा में अगर आप जिले दर जिले को परखें तो हमारी टीम ने जो रिपोर्ट निकाली कि आज की तारीख में जो हरियाणा के भीतर मुश्किल हालात जिन जिलों में है, उसमें कुरुक्षेत्र है, 4 सीटें हैं, 2 सीट बीजेपी जीती थी, दोनों सीट पर शोर मचा हुआ है। करनाल में 5 सीटें हैं, 3 सीटें बीजेपी जीती थी, 2 सीटों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पानीपत, सोनीपत, पानीपत में 4 सीटें, वहां की 2 सीटें, 1 सीट को लेकर शोर मचा है। सोनीपत की 6 सीटें 2 जीती थी, दोनों सीट को लेकर शोर मचा हुआ है। चरखी दादरी में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, 2 सीट थी, लेकिन इन दोनों सीटों को लेकर वहां शोर मचा हुआ है। रोहतक में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, 4 सीट है, लेकिन वहां पर भी बीजेपी की जो अलग अलग जिले स्तर के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके भीतर गुस्सा है। और इस परिस्थिति के भीतर सिरसा है, हिसार है, गुड़गांव है, पलवल है, फरीदाबाद है। ये परिस्थिति बतलाती है कि किस तरीके से बीजेपी के भीतर अब उस बीते 10 बरस की पारंपरिक राजनीति जो दिल्ली से चलाई जा रही थी, उस पर सीधा हमला राजनीतिक तौर पर है। और ये मुश्किल हालात महाराष्ट्र के भीतर इसलिए ज्यादा बड़े नजर होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि वहां तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां तो टूटी हुई शिवसेना से निकले हुए नेता मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को डिमोट कर दिया गया और उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। अजीत पवार को उनके पैरेलल में ले आया गया जो कि सबसे करप्ट थे प्रधानमंत्री की नजर में। यह सवाल बीजेपी के भीतर अब कुलांचे मार रहा है कि जिस तर्ज पर बीजेपी को आगे बढ़ाने की जो सोच 2014 से शुरू हुई, उसमें बीजेपी के कौन से लोग हैं जो एक झटके में गायब कर दिए गए। वो कौन से नेता हैं जिनकी जरूरत इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं को है, जो कि कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम संघर्ष करते हुए दिखाई तो देते थे। लेकिन यहां तो गद्दी बचानी और पहली और आखिरी गद्दी प्रधानमंत्री की गद्दी है, पहली और आखिरी बिसात दिल्ली की बिसात है, बाकी राज्यों में धीरे धीरे आ जाएंगे, यही संदेश बार बार है। पैसे की कोई कमी है नहीं, ताकत अपरंपार है, संवैधानिक पद मौजूद है तो इसके बाद कोई नौकरशाह दाएं बाएं कर नहीं सकता है। और मीडिया को क्या चाहिए, जो मीडिया को बीते 10 बरस में नतमस्तक कर दिया गया, उसके बाद तो वो लगातार उसी दिशा में जाएगा जो दिल्ली की सत्ता कहेगी। और दिल्ली की सत्ता ने कहा है कि 48 घंटे बाद ये गुस्सा शांत हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, कुछ हमारे आरएसएस के स्वयंसेवक भी उनको मना लेंगे और उसके बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी। पहली जरूरत चुनाव जीतना होता है और यही पाठ हर मीटिंग में पहली और आखिरी मंत्र के तौर पर अमित शाह रखते हैं। यानी एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति बीजेपी के भीतर खड़ी है जहां पर बीजेपी का भविष्य क्या है कोई नहीं जानता है। बीजेपी की स्थिति हरियाणा के भीतर 10 बरस की सत्ता के वक्त
और उसी बीच में लोकसभा चुनाव में भी एक झटके में वो 10 से 5 सीटों पर आ गई। तो हुआ क्या? मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, गुजरात के भीतर पूरे मंत्रिमंडल को बदल दिया गया, साथ साथ मुख्यमंत्री को किसी ने कुछ नहीं कहा। शिवराज सिंह चौहान को उठाकर ले आया गया दिल्ली। आज की तारीख में वो देश भर में घूम रहे हैं, लेकिन उनका लाडली बहना का पूरा प्रयोग महाराष्ट्र ने उठा लिया। राजनीतिक सफलता सिर्फ एक व्यक्ति के माथे पर ही नजर आनी चाहिए और तमगा उन्हीं के सीने में लगा होना चाहिए। बीजेपी का ये मौजूदा सच बीजेपी के भविष्य में कहीं ऐसे अंधेरे में गुम ना कर दे बीजेपी को, यह सवाल शायद अब बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं को और छिटपुट नेताओं को लगने लगा है कि कम से कम अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने संघर्ष के आश्रय अपने अपने अस्तित्व को दिखा तो दें। दिल्ली के आश्रय कुछ नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।